ध्यान देते हैं। पिछला टॉपिक हमारा था हिंदी वर्णमाला, वर्ण विचार, और उसमें हमने क्या समझा था? स्वर के बारे में समझा था। स्वर किसे कहते हैं, स्वर का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है और स्वरों की संख्या कितनी होती है। चलिए आज का टॉपिक हमारा हो जाता है व्यंजन। आज का टॉपिक क्या है? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यंजन से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष उठता है। व्यंजन को हमको समझना है तो भाई ये जानना जरूरी है कि व्यंजन कहते किसे हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात वैसे वर्ण, वैसे अक्षर जिनको बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, हमने कहा क, ख, च, प, ट, त। जरा ध्यान दीजिए, इन सभी को उच्चारित करने में, उच्चारित करना अर्थात बोलने में, हम देख रहे हैं कि इन सभी का उच्चारण करने पर हमारे समक्ष एक अन्य ध्वनि उनके साथ समाहित हो रही है। कौन सी ध्वनि समाहित हो रही है? अ। कौन सी ध्वनि समाहित हो रही है? अ। जैसे कि हम कहें क में क्या आ रहा है? अ। ख में क्या आ रहा है? अ। च में क्या आ रहा है? फ में क्या आ रहा है? अ। सब में हमारा क्या समाहित हो रहा है? अ समाहित हो रहा है। तो यही बताया गया है ना कि वैसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिए, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेकिन कुछ किताबों में, कुछ विद्वानों के द्वारा हमें बताया गया है कि व्यंजन 35 होते हैं, तो कहीं कहीं पे बताया गया है कि व्यंजन 39 होते हैं। कितने होते हैं? 39 होते हैं। चलिए बच्चों जरा हम ध्यान देते हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से 33 व्यंजन न होकर 35 और 39 हो जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, मूल व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में या कहीं भी अगर आपसे पूछता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, अर्थात मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 33 ही बताएंगे। कितना बताएंगे? 33। अब जरा ध्यान दीजिए कि 35 कैसे होते हैं। तो 33 व्यंजनों में 2 व्यंजन जोड़ देता है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसे द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब ये बताइए 33 में हम 2 जोड़ेंगे, कितना होगा? 35। कितना होगा? 35। चलिए अब देखते हैं कि भाई 39 कैसे करता है। तो इन्हीं में क्या करता है कि 4 आपके संयुक्त व्यंजन को भी जोड़ देता है। किसको जोड़ देता है? 4 संयुक्त व्यंजन को जोड़ देता है, जिससे कि अब संख्या कितनी हो जाती है? 39 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 39। हमको ध्यान देना है कि टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, लेकिन हमारा 2 उत्क्षिप्त व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन को जोड़ने के साथ ही व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 39 हो जाती है। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। चलिए हमने व्यंजन की परिभाषा समझ लिया, व्यंजनों की संख्या समझ लिया कि कितने व्यंजन होते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। अब चलते हैं व्यंजन के वर्गीकरण पर। कहाँ चलते हैं? व्यंजन के वर्गीकरण पे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हेडिंग हो जाता है हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। जरा ध्यान देंगे यहां पे, व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है, यानी कि व्यंजन को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है, और कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, किस किस आधार पर विभक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो व्यंजन को 3 मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया गया है।
व्यंजन को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। और 3 आधार कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला आधार आपका हो जाता है उच्चारण के आधार पर। पहला आधार क्या हो जाता है? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर का तात्पर्य क्या है? बोलने के आधार पर। हम व्यंजन को बोलते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, उसकी बनावट किस प्रकार की हो जाती है, यानी कि बोलने के आधार पर हम व्यंजन का पहला वर्गीकरण करते हैं। और दूसरा वर्गीकरण करते हैं हम श्वास वायु के आधार पर। किसके आधार पर? श्वास वायु के आधार पर। और श्वास वायु या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? प्राणत्व के आधार पर। क्या कहते हैं? प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर। अगला आधार हो जाता है हमारा घोषत्व के आधार पर। क्या हो जाता है? घोषत्व के आधार पर। जरा बच्चों ध्यान दीजिएगा कि घोषत्व को भी अन्य नाम दे सकता है। परीक्षा में हमसे ये पूछ सकता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। जरा ध्यान दीजिए, पहले हम पहला आधार देखते हैं उच्चारण के आधार पर, उसके बाद से हम देखेंगे दूसरा आधार श्वास वायु या प्राणत्व के आधार पर, और फिर देखेंगे हम तीसरा आधार घोषत्व या स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। चलिए देखते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के निम्न भेद हो जाते हैं। पहला हो जाता है इसमें आपका स्पर्श व्यंजन। क्या हो जाता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बच्चों, स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है मैं बता रहा हूं। पहले समझिए स्पर्श व्यंजन। जरा ध्यान दीजिए कि स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? तो वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, अर्थात जीभ जो है, मुख का भाग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या फिर ओष्ठ, इन पांचों में से किसी न किसी भाग को क्या करे? स्पर्श करे, उसे ही हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या बच्चों कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। और वो कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ और अंग। अब ध्यान पे दीजिएगा यहीं पे। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ और इ। उसी प्रकार से ट, ठ, ड, ढ, आड़। फिर से क्या आ जाएगा? त, थ, द, ध, न। फिर से प, फ, ब, भ, म। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये डॉट डॉट इन च के बाद की व्यंजनों को दर्शाया गया है और इ से पहले। उसी प्रकार ट के बाद वाले व्यंजनों को दर्शाया गया है अण से पहले। यहाँ पे त के बाद वाले व्यंजनों को दर्शाया गया है न से पहले, और फिर प के बाद वाले व्यंजनों को दर्शाया गया है म से पहले। जरा ध्यान दीजिए, स्पर्श व्यंजन हम समझ गए। हमने क्या कहा है कि वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा अर्थात जीभ मुख के किसी न किसी भाग को क्या करे? स्पर्श करे। वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है, क से लेके म तक। अब इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन व्यंजनों को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 5 वर्गों में। और उन्हीं 5 वर्गों के कारण ही इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, इनको 5 वर्गों में क्यों विभक्त किया गया है? क्योंकि ये 5-5 वर्ण जो हैं, 5-5 व्यंजन जो हैं, इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। जरा ध्यान दीजिए, अब इनके उच्चारण स्थान और वर्गों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो क से लेके अंग तक के वर्ण जो हैं, इनको हम किस वर्ग में रखते हैं? क वर्ग में रखते हैं। किस वर्ग में? क वर्ग में। और इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ हो जाता है।
क्या हो जाता है? कंठ। आगे देखिए, च से इ तक के वर्णों को किस वर्ग में रखा गया है? च वर्ग में। और इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ के बाद क्या आता है? तालु। जरा ध्यान दीजिए कि सबसे ऊपर से चलेंगे, वर्णों में कहां से चलेंगे? ऊपर से, लेकिन स्थान में कहां से चलेंगे? नीचे से। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। अब ध्यान दीजिए कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु के बाद क्या आएगा? मूर्धा। तालु के बाद क्या आएगा? मूर्धा। तो उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा हो गया। अब ध्यान दीजिए कि ट के बाद क्या आएगा? ट वर्ग के बाद त वर्ग आएगा, नीचे है। क्या है? नीचे। ट वर्ग के बाद त वर्ग आएगा, और त वर्ग का उच्चारण स्थान तालु के बाद क्या आएगा? दंत। क्या आएगा? दंत। दंत यानी कि दांत। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंत। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे नीचे नंबर आता है प वर्ग का, और प का उच्चारण प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। सबसे बाद में नंबर आता है ओठ का। ठीक, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। चलिए अब ध्यान देते हैं, ज्यादा समय नष्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि स्पर्श व्यंजन के बाद नंबर आ जाता है हमारा किसका? अंतस्थ व्यंजन का। किसका नंबर आता है? अंतस्थ व्यंजन का। यानी कि दूसरा हमारा हो जाता है, उच्चारण के आधार पर दूसरा व्यंजन का भेद क्या हो जाता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। बच्चों जरा ध्यान दीजिए, अंतस्थ व्यंजन का तात्पर्य हुआ अंदर से आवाज। कहां से आवाज? अंदर से। जरा बात को समझिए, अंतस्थ व्यंजन किसे कहेंगे? तो वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ जो है मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श न करे। वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श न करे, अर्थात जीभ जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इनमें से किसी को भी न छुए पूर्ण रूप से। बात समझ में आ रही है? उन्हें हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ये 4 कौन कौन से हैं? तो य, र, ल और व। चलिए ध्यान देते हैं इनके उच्चारण स्थान के बारे में। तो य का उच्चारण स्थान बच्चों हो जाता है तालु। य का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? तालु। र और ल, र और ल, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंतमूल हो जाता है। क्या हो जाता है? दंतमूल। और दंतमूल को दूसरे शब्दों में हम मसूढ़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूढ़ा। क्या कहते हैं? मसूढ़ा। अब जरा ध्यान दीजिए, तीसरा भाई, अब 3 ही उच्चारण स्थान हो रहे हैं ना। य का तो तालु हो गया, र और ल का दंतमूल या मसूढ़ा हो गया, बचा क्या हमारा? व। तो व का उच्चारण स्थान बच्चों हो जाता है दंत्योष्ठ। क्या हो जाता है? दंत्योष्ठ। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग व का उच्चारण जो करते हैं तो केवल होठों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? केवल होठों का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं कि व, जबकि ये गलत है। व का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ होता है। व के उच्चारण में निचला क्या होता है? निचला दांत ऊपरी होठ को स्पर्श करता है, या फिर निचला होठ ऊपरी दांत को स्पर्श करता है? व निचला होठ ऊपरी दांत को स्पर्श करता है। निचला होठ ऊपरी दांत को स्पर्श करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब अगला देख लेते हैं भेद व्यंजन का उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर अगला भेद हो जाता है आपका किसका? कौन सा? तो अगला भेद हो जाता है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। जरा बच्चों इसको ध्यान दीजिए, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होता है? तो वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या फिर सुरसुराहट का आभास हो। वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या फिर सुरसुराहट का आभास हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इनकी भी संख्या कितनी हो जाती है?
4 हो जाती है। और कौन कौन से हैं ये? तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। अब जरा चर्चा कर लेते हैं इन चारों के बारे में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दंत्य स, मूर्धन्य स और उल्टा हो गया, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ठीक है। और एक बच जाता है हमारा ह। ध्यान दीजिए, इनके नाम से ही इनका उच्चारण स्थान स्पष्ट है। तालव्य स, क्या है ये? तालव्य स, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। क्या होगा? तालु। मूर्धन्य स, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। ये क्या है? दंत्य स, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। अब रह जाता है हमारा ह। अब रह जाता है क्या? ह। तो ह का उच्चारण स्थान में जरा ध्यान दीजिए। ह चूंकि काकल्य व्यंजन है। क्या है? काकल्य व्यंजन। ह को स्वरयंत्रमुखी व्यंजन भी कहा जाता है। अब स्वरयंत्रमुखी व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो स्वरयंत्रमुखी का तात्पर्य होता है या फिर काकल्य का तात्पर्य होता है कि वैसा व्यंजन या वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में सबसे ज्यादा घर्षण हो, उसे हम क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन या फिर स्वरयंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं। तो इसका उच्चारण तो उसके अनुसार क्या होना चाहिए? स्वरयंत्रमुखी। क्या होना चाहिए? स्वर तंत्री होना चाहिए। अब जरा बात को गौर कीजिएगा, अगर पेपर में हमसे पूछ देता है कि ह का उच्चारण स्थान निम्न में से है और ऑप्शन में 4 ऑप्शन हमारे समक्ष होते हैं और चारों ऑप्शन में से अगर स्वर तंत्री नहीं होगा और इसके अलावा कंठ दे देता है, तालु दे देता है, मूर्धा दे देता है, दंत दे देता है, तो वहां पे हम ह का उच्चारण स्थान क्या मानेंगे? कंठ मानेंगे। लेकिन अगर स्वर तंत्री ऑप्शन में दे दिया तो वहां पे हम किसको सही मानेंगे? स्वर तंत्री को टिक लगाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। जब बात समझ में आ गई तो इरेजर कहाँ गया? चलिए ध्यान देते हैं। ये तो था हमारा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। अगला हम देखते हैं, उच्चारण के आधार पर हमारा समाप्त हो गया। अब देखते हैं श्वास वायु के आधार पर, अर्थात प्राणत्व के आधार पर। जरा ध्यान दीजिएगा कि प्राणत्व का तात्पर्य क्या हो रहा है या श्वास वायु का तात्पर्य क्या हो रहा है। तो जब हम किसी भी वर्ण को उच्चारित करते हैं, किसी भी वर्ण को बोलते हैं, तो बोलते समय मुख से कुछ वायु बाहर निकलती है। किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, किसी भी ध्वनि को बोलते हैं, तो हमारे मुख से क्या बाहर निकलती है? वायु बाहर निकलती है, श्वास बाहर निकलती है। और उसी को आधार मानकर व्यंजन के भी भेद किए गए हैं। और कितने भेद किए गए हैं? 2 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं? 2 भेद किए गए हैं। कौन कौन से भेद किए गए हैं भाई? तो पहला किया गया है अल्प प्राण और दूसरा किया गया है महाप्राण। पहला किया गया है अल्प प्राण और दूसरा किया गया है महाप्राण। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है इनकी परिभाषा। इनके नाम से इनकी परिभाषा क्या हो जा रही है? स्पष्ट हो जा रही है। अल्प प्राण का मतलब क्या हुआ? कम वायु। अल्प प्राण का मतलब क्या हुआ? कम वायु। और महाप्राण का मतलब क्या हुआ? अधिक वायु। ठीक है, ध्यान दीजिए। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहेंगे? तो वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से बहुत ही कम वायु बाहर निकले। वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से बहुत ही कम वायु बाहर निकले, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं। तो किसी भी वर्ग का, अभी वर्ग पीछे पढ़े हैं हम लोग, क च ट त प, ये वर्ग पढ़े हैं ना। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण जो होता है, क्या होता है आपका? अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण। साथ ही साथ ध्यान दीजिए कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल और व, और इनके साथ साथ ह, ये आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं।
क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। फिर से समझ लीजिए, वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से बहुत ही कम वायु बाहर निकले उन्हें ही क्या कहा जाता है? अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। और अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व एवं ह, ये आपके क्या हैं? अल्प प्राण हैं। क्या है? अल्प प्राण। अब ध्यान दीजिए कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 5 वर्ग हैं और पांचों वर्ग में 3 वर्ण, 3 वर्ण क्या हो रहे हैं? अल्प प्राण। तो 5 तिया कितना? 15, और उसके बाद से 4 अंतस्थ व्यंजन और 1 ऊष्म व्यंजन, कितना हो रहा है? 5 ना। तो कुल अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हो जा रही है? 20। यानी कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी? 20। अब चलते हैं महाप्राण व्यंजन पर। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में अल्प प्राण से अधिक वायु बाहर निकले, अर्थात वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु बाहर निकले, अधिक हवा बाहर निकले, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे कि महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होंगे? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा, दूसरा एवं चौथा, चौथा वर्ण, साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन में से तीनों स, दांत्य स, मूर्धन्य स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दांत्य स। ठीक है, ये तीनों आपके क्या हो जाते हैं? महाप्राण व्यंजन हो जाते हैं। यानी कि महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 5 दूना को 10 और 3 13, कितने हो जाएंगे? 10 3 13, 13 वर्ण आपके क्या हो जाते हैं? महाप्राण। ये हो गया आपका श्वास वायु या फिर प्राणत्व के आधार पर। बात समझ में आ गई? चलिए, जब समझ में आ गया तो अगला आधार देखते हैं, तीसरा आधार। तीसरा आधार हमारा क्या है बच्चों? घोषत्व के आधार पर। यहां पे देख लेते हैं तीसरे आधार को, घोषत्व के आधार पर। जरा बात को गौर कीजिएगा कि घोषत्व का तात्पर्य क्या होता है? तो घोषत्व का तात्पर्य होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। घोषत्व का मतलब क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन। जरा ध्यान दीजिए कि किसी भी वर्ण को हम उच्चारित करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और उस कंपन को आधार मानकर हमारे मूर्धन्य विद्वानों ने, हमारे व्याकरणाचार्यों ने व्यंजन को कितने वर्गों में बांट दिया है? 2 वर्गों में बांट दिया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। और 2 वर्ग कौन कौन से हो जाते हैं? पहला हो जाता है अघोष, और दूसरा हो जाता है सघोष। पहला हो जाता है अघोष व्यंजन, दूसरा हो जाता है सघोष व्यंजन। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में बहुत ही कम घर्षण हो, अर्थात 9 के बराबर घर्षण हो। वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में 9 के बराबर घर्षण हो, यानी कि मान के चलिए कि घर्षण नहीं हो रहा है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। और अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो किसी भी वर्ग का, जो अभी पीछे वर्ग बताया गया है, तो किसी भी वर्ग का पहला एवं दूसरा अक्षर, किसी भी वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण, पहला एवं दूसरा वर्ण, बात समझ में आ रही है? पहला एवं दूसरा वर्ण तथा तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दांत्य स, ये आपके क्या हो जाते हैं? अघोष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अघोष। उच्चारित करके देखते हैं। हमने कहा क के उच्चारण में क्या हमारे स्वर तंत्रियों में घर्षण हो रहा है, कंपन हो रहा है? नहीं ना। तो ये क्या है? अघोष है। क्या है? अघोष है। हम कह दें कि स के उच्चारण में क्या हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है? नहीं ना। तो यह क्या है? अघोष। चलिए अब देख लेते हैं सघोष को। सघोष के बारे में अभी हमने बताया है कि वह व्यंजन या वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में अत्यधिक घर्षण हो, अत्यधिक कंपन हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं?
सघोष व्यंजन कहते हैं। और सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला छोड़ दीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए, बचा क्या? तीसरा, चौथा एवं पांचवा। वर्ण एवं इनके अलावा क्या बचा है? य, र, ल, व एवं ह। ये आपके क्या हो जाते हैं? सघोष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सघोष हो जाते हैं। रही बात अब इनकी संख्या के ज्ञान की, तो आपके समक्ष रखा गया है, आप लोग खुद काउंट कर सकते हैं कि कितने वर्ण अघोष हो रहे हैं और कितने सघोष हो रहे हैं। चलिए, इसके अलावा अब जरा अतिरिक्त व्यंजनों की गणना हम कर लेते हैं। अतिरिक्त व्यंजनों की गणना। बच्चों, हमने व्यंजन पढ़ा, व्यंजनों का वर्गीकरण, और व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने बताया कि व्यंजनों का वर्गीकरण 3 आधारों पर हुआ है। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा श्वास, वायु या फिर प्राणत्व के आधार पर, और तीसरा घोषत्व के आधार पर। हमने इन तीनों आधारों को पढ़ लिया। अब जरा हम साइड में लेकर चलते हैं, आपको अलग लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे विद्वान और कुछ अध्यापक गण हमें 39 जो व्यंजनों की संख्या बताते हैं, वहां पर हम लेकर चलते हैं। जरा ध्यान दीजिए, इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, इन्हें हम अतिरिक्त व्यंजन की श्रेणी में रख रहे हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? तो वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर को उठकर और नीचे को आए, उल्टी होकर नीचे को आए, अर्थात मूर्धा में टकराए, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और इन्हें द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या बच्चों 2 होती है। कौन कौन से हैं? तो कुछ लोग कहते हैं कि ड और ढ, नहीं, ड और ढ नहीं है। ड और ढ में नीचे एक बिंदु दिया जाता है, और इस बिंदु के कारण इनका उच्चारण बदल जाता है। अब हम इनको क्या पढ़ते हैं? इनको ड़ और ढ़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ड़ और ढ़। जैसे कि हम कह दें कि पढ़ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पढ़ना, अगर ये बिंदु न रहता तो हम क्या करते? पढ़ना। ठीक है, जैसे कि हम कह दे पढ़ना, अब क्या कर रहे हैं? पढ़ना। क्या कह रहे हैं? पढ़ना। लेकिन अगर यहीं पे बिंदु नहीं रहता तो हम क्या कहते? पढ़ना। क्या कहते? पढ़ना। तो ये है अंतर हमारा ड और ढ में तथा उत्क्षिप्त व्यंजन में। चलिए, अतिरिक्त व्यंजन का दूसरा श्रेणी देख लेते हैं, वो है हमारा संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। बच्चों, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो वैसे व्यंजन, ध्यान दीजिए कि स्वर पढ़ाते वक्त मैंने स्वर में बताया था संहित या संयुक्त स्वर, संहित या संयुक्त स्वर, और उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि वैसे स्वर जो 2 अन्य स्वरों के मेल से बने हुए हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त या संहित स्वर कहते हैं। उसी प्रकार से बच्चों 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से, 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से निर्मित नए व्यंजन को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिए, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 4 है। और 4 कौन कौन से हैं? तो आप देख लीजिए, पहला है क, क्ष। इसका निर्माण किससे किससे हुआ है? तो क और मूर्धन्य स के योग से किसका निर्माण हुआ है? कक्षा का। बच्चों, दूसरा हो जाता है त्र, और त्र का निर्माण किससे किससे हुआ है? तो ध्यान दीजिए, त और र के योग से कौन बना है? त्र बना है। उसके बाद से नंबर आता है बच्चों हमारा ज्ञ से ज्ञानी। किसका नंबर आता है? ज्ञ से ज्ञानी का। और ज्ञ का निर्माण किससे हुआ है? तो ज और इ के योग से क्या बना है? ज्ञ बना है। बच्चों, इसके अलावा बच्चों ध्यान देना है कि इसके अलावा एक और हमारा संयुक्त व्यंजन है, और वह है स्र, श्री वाला स्र। कौन वाला स? श्री वाला स। हम लोग किसी के नाम के पहले लगाते हैं ना श्री, ठीक है। अब तो मिस्टर चालू हो गया है इंग्लिश भाषा के आगमन से, वर्चस्व से। तो ध्यान दीजिए कि हिंदी में हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो उसके नाम से पूर्व हम लोग श्री लगाते हैं। तो वही श्री वाला स्र,
इसका निर्माण कैसे होता है बच्चों? तो इसका निर्माण तालव्य स और र के योग से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? तालव्य स और र के योग से होता है। चलिए, ये तो हमारा हो गया उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। चलिए 2 टॉपिक और हम आपको बता दे रहे हैं जिनसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? तो वो टॉपिक आपके, चलिए यहां पे हम लिख देते हैं। पहला टॉपिक हो जाता है द्वित्व व्यंजन। क्या हो जाता है? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब ध्यान दीजिए कि जब कोई व्यंजन अपने में ही युग्म बनाता है, जब कोई व्यंजन खुद में ही युग्म बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे यहां पे ध्यान दीजिए कि हम कह दे कि दिल्ली, क्या कह दिए? दिल्ली। तो यहां पे बच्चों ध्यान दीजिए कि ल में ही ल का युग्म बना है। हम कह दे बिल्ली, चक्की, चक्की में क्या हो रहा है? क का क में ही युग्म बन रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। अगला टॉपिक बच्चों हमारा हो जाता है व्यंजन गुच्छ। जरा ध्यान दीजिएगा, इससे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ क्या है? तो ध्यान दीजिए कि जब समान व्यंजन अपने में ही युग्म बनाएगा तो वह द्वित्व व्यंजन होगा, लेकिन जब कोई व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ युग्म बनाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन गुच्छ कहेंगे। जैसे कि यहीं पे देख लीजिए, हम कह दें कि गुच्छा, क्या कह दें? गुच्छा। च और छ मिलकर युग्म बना रहे हैं तो क्या हो गया? व्यंजन गुच्छ हो गया। जैसे कि हम कह दें इसके अलावा, गुच्छा के अलावा, जैसे कि मक्खी, मच्छर। यहां पे देख रहे हैं क और ख का युग्म बन रहा है, क और ख का युग्म बन रहा है। क्या हो गया? व्यंजन गुच्छ। च और छ का युग्म बन रहा है, क्या हो गया? व्यंजन गुच्छ। ये आपका बच्चों व्यंजन समाप्त होता है, ठीक है। लेकिन एक बात अभी ध्यान दीजिए, व्यंजन के समापन के पश्चात हम जरा कुछ व्यंजनों के अन्य नाम भी बता दें। जैसे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, र। र क्या है? तो र को हम प्रकंपित या लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसका उपनाम जान जाइए, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। क्या हो जा रहा है? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है? र। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार एक और आता है हमारा, पूछ देता है पार्श्विक व्यंजन। क्या पूछ देता है? पार्श्विक व्यंजन। बच्चों पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो पार्श्विक व्यंजन हम ल को कहते हैं। किसको कहते हैं? ल को कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये आज का टॉपिक आपका व्यंजन समाप्त होता है। और चैनल वाले बच्चों से भी मेरा कहना है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। दैट्स ऑल। जय हिंद।